नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर तो बहुत हैं, लेकिन लीडर बहुत कम। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी नहीं छोड़ते, वो अपने बुरे बॉस को छोड़ते हैं। बिल्कुल सही आरके। और अगर आप एक ऐसे लीडर बनना चाहते हैं जिसके लिए टीम सिर्फ काम ना करे बल्कि दिल से इज्जत भी करे, तो आज का एपिसोड आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आज हम डिकोड करेंगे रॉबिन शर्मा की मास्टरपीस नेतृत्व शिखर की डगर। ये वही जूलियन मैंटल की कहानी है जो द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी में सन्यासी बना था, लेकिन इस बार वो वापस आया है हमें लीडरशिप के 8 रस्में सिखाने। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक बॉस और विजनरी लीडर में क्या फर्क है, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें और कैसे आप अपने बिजनेस को एक महान विरासत में बदल सकते हैं। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ का नेतृत्व करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके करियर की दिशा बदल देगा। चलिए विजनरी लीडरशिप का सफर शुरू करते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। सोचिए, एक टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव है पीटर। उसकी कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पर है। टीम का मोराल एकदम डाउन है और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल। और ठीक इसी नाजुक वक्त पर उसकी जिंदगी में एक पुराना दोस्त लौटता है, जूलियन। पर वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया था ना। हाँ, अपनी महंगी फरारी बेचकर, सब त्याग कर। वही। और सालों हिमालय में गुजारने के बाद अब एक साधु के रूप में लौटा है। और यही साधु जूलियन अपने दोस्त पीटर को बचाने के लिए उसे लीडरशिप के कुछ गहरे सिद्धांत सिखाता है जो उसने हिमालय के संतों से सीखे थे। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद इन्हीं सिद्धांतों की तह तक जाना है। क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं, या इनमें वाकई कोई ऐसा व्यवहारिक ज्ञान है जो आज की किसी भी लीडर, किसी भी मैनेजर या कहूँ कि किसी भी इंसान के काम आ सकता है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जूलियन की जो पहली सीख है ना, हाँ, वो असल में टीम को मैनेज करने के बारे में है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि सबसे पहले अपना विजन यानी भविष्य की एक साफ तस्वीर बनाओ। किताब में से एक भारी भरकम सा नाम दिया है, भविष्य पर बाध्यकारी एकाग्रता। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये बस जैसे सेल्स टारगेट सेट करना होता है वैसा ही कुछ है? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, कोई भी लीडर अपनी टीम को कह सकता है कि हमारा लक्ष्य इस साल 20% ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये तो एक लक्ष्य हो गया। हाँ, पर इसमें कोई जान नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। जूलियन पीटर को यही तो समझाता है। वो कहता है कि तुम्हारा लक्ष्य लोगों के दिल से जुड़ना चाहिए। अच्छा? हाँ, आप फर्क समझिए। एक कंपनी कहती है हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और दूसरी कहती है हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो डॉक्टरों को मरीजों की जान बचाने में मदद करता है। ओहो, हाँ, ये तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। दूसरा वाला एक मिशन है, एक मकसद है, वो एक वजह देता है लोगों को सुबह बिस्तर से उठकर काम पर आने की। ये बात तो समझ आती है। एक मजबूत क्यों के बिना टीम वो बस नौकरी करती है, अपना सब कुछ नहीं झोंकती। पर जूलियन कहता है कि इस विजन तक पहुंचने से पहले लीडर को सबसे पहले खुद पर काम करना होगा, मतलब सेल्फ लीडरशिप। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि महान लीडरशिप की शुरुआत बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं होती, वो अपने अंदर की दुनिया को संवारने से शुरू होती है। आप ही सोचिए, अगर एक लीडर खुद स्ट्रेस्ड है, थका हुआ है, अनइंस्पायर्ड है, तो वो अपनी टीम में ऊर्जा कैसे भरेगा? सही बात है। इसके लिए जूलियन 5 अभ्यासों की बात करता है। पहला, हर हफ्ते एक दिन का पूरा आराम, जिसे वो शांति का दिन कहता है, ताकि रिचार्ज हो सके। बिल्कुल, ताकि शरीर और दिमाग दोनों रिचार्ज हो सकें। दूसरा है रोजाना कुछ नया पढ़ना या सीखना। तीसरा, फिजिकल फिटनेस, क्योंकि दिमाग तभी तेज चलता है जब शरीर स्वस्थ हो। और चौथा, सुबह जल्दी उठना। हाँ, ताकि दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिले। अच्छा, ये 4 तो फिर भी प्रैक्टिकल लगते हैं, समझ आते हैं। लेकिन वो जो 5वां अभ्यास है वो थोड़ा अजीब है, मृत्युशैया चिंतन। हाँ, वो थोड़ा रोज ये सोचना कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आप क्या करते। ये एक कॉर्पोरेट लीडर के लिए थोड़ा ज्यादा मॉर्बिड या डरावना नहीं हो जाएगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और पीटर का भी बिल्कुल यही रिएक्शन था। अच्छा। उसे लगा ये सब बातें पहाड़ों में अच्छी लगती हैं, बोर्डरूम में नहीं। लेकिन जूलियन ने समझाया कि इसका मकसद डरना नहीं है, इसका मकसद प्रायोरिटी सेट करना है। प्रायोरिटी सेट करना कैसे?
जब आप ये सोचते हैं कि क्या चीज़ वाकई में ज़रूरी है, तो छोटी मोटी परेशानियाँ, ऑफिस की पॉलिटिक्स, किसी की कही बुरी बात, ये सब अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। बात तो सही है। आपका ध्यान उन 2-3 चीज़ों पर टिक जाता है जो आपकी लेगेसी बनाएंगी। ये एक तरह का मेंटल फिल्टर है जो क्या कहते हैं, शोर को हटाकर सिग्नल को साफ करता है। ठीक है, तो मतलब लीडर पहले एक मजबूत विजन बनाए, फिर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से उस विजन के लिए तैयार करे। बिल्कुल। अब अगला कदम क्या है? टीम की बारी आती है। बिल्कुल। जब लीडर अंदर से मजबूत हो जाता है तब वो अपनी टीम पर ध्यान दे सकता है। और यहाँ कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र आता है। क्या है वो? दिमाग से प्रबंध करो, दिल से नेतृत्व करो। इसे थोड़ा खोलकर समझाइए। दिमाग से मैनेज करो, दिल से लीड करो। मुझे लगता है बहुत से मैनेजर शायद इन दोनों में फर्क ही नहीं कर पाते। आपने बिल्कुल सही कहा। मैनेजमेंट का मतलब है चीजों को ऑर्गेनाइज करना, बजट, डेडलाइन, प्रोसेस, रिसोर्सेज। हाँ, ये सब लॉजिक और दिमाग का काम है। लेकिन लीडरशिप वो लोगों से जुड़ी है। ये भरोसा बनाने के बारे में है, उन्हें प्रेरित करने के बारे में है, उनका ख्याल रखने के बारे में है। ये दिल का काम है। ये दिल का काम है। आप किसी को स्प्रेडशीट से इंस्पायर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको एक इंसान के तौर पर उनसे जुड़ना होगा। और जूलियन के मुताबिक ये भरोसा बनाने के 3 मुख्य स्तंभ हैं। वो क्या है? पहला और सबसे सीधा है अपने वादे निभाओ। छोटा हो या बड़ा? हाँ, बिल्कुल। अगर आपने कहा है कि मीटिंग 10 बजे शुरू होगी तो वो 10 बजे ही शुरू होनी चाहिए। इससे टीम में ये संदेश जाता है कि लीडर की बात का वजन है। और दूसरा स्तंभ है जिसे वो आक्रामक श्रोता कहता है, पर इसका बेहतर मतलब होगा एक्टिव लिसनिंग। यानी सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुनना, किसी की बात को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। लेकिन इसमें एक खतरा भी क्या है? मतलब एक्टिव लिसनिंग करते करते कहीं लीडर बहुत ज्यादा नरम ना हो जाए और मुश्किल फैसले ना ले पाए। इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक बेहतरीन सवाल है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब हर बात से सहमत होना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले को ये महसूस कराना कि उसकी बात को सम्मान दिया गया है और समझा गया है, भले ही अंतिम फैसला उसके पक्ष में ना हो। बिल्कुल। जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो वे मुश्किल फैसलों को भी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरा स्तंभ मेरा पसंदीदा है, देखभाल के छोटे छोटे काम करना। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा गया है। मतलब किसी के परिवार में कोई बीमार है तो उसका हालचाल पूछ लेना। किसी ने प्रेजेंटेशन पर बहुत मेहनत की तो सबके सामने उसकी तारीफ कर देना। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें, यही छोटी छोटी चीजें एक पॉजिटिव और सपोर्टिव कल्चर बनाती हैं, जहां लोग सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए काम करते हैं। मुझे याद है मेरे एक पुराने बॉस ने बस एक बार इतना पूछा था कि मेरी बीमार माँ कैसी है। अच्छा। उस एक सवाल ने कंपनी के प्रति मेरी वफादारी 10 गुना बढ़ा दी थी। ये सच में काम करता है। ये बात सीधे तौर पर सम्मान और सराहना से जुड़ती है। कहानी में एक और आदत का जिक्र है जो कहती है लोगों को सही काम करते हुए पकड़ो। ये तो हमारे सामान्य कॉर्पोरेट कल्चर से बिल्कुल उल्टा है ना? हाँ। जहाँ मैनेजर अक्सर गलतियां पकड़ने के लिए घूमते रहते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। जब आप किसी की गलती पकड़ते हैं और उसे डांटते हैं तो आप डर का माहौल बनाते हैं। लोग रिस्क लेने से बचते हैं। हाँ, नया कुछ ट्राई करने से घबराते हैं। लेकिन जब आप किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं और तुरंत सबके सामने उसकी सराहना करते हैं तो आप उस अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं और बाकी लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ लोग खुद से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ये भरोसे और सम्मान की बात समझ में आती है, लेकिन ये सब शायद एक स्थिर माहौल में आसान है। आज की दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, बाजार, सब कुछ। कोई लीडर इन सिद्धांतों को बनाए रखते हुए इस बदलाव की सुनामी में कैसे टिक सकता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और साधु का इस पर दृष्टिकोण बहुत दिलचस्प है। वो कहता है बदलाव से लड़ो मत। तो क्या करो? परिवर्तन के प्रति समर्पित हो जाओ। परिवर्तन के प्रति समर्पित हो जाओ। हाँ, यहाँ पानी का उदाहरण दिया गया है। पानी कितना फ्लेक्सिबल होता है ना? वो किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, चट्टानों के हिसाब से अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन अपनी शक्ति कभी नहीं खोता। बिल्कुल। लीडर को भी पानी की तरह होना चाहिए, अपने सिद्धांतों पर मजबूत लेकिन तरीकों में फ्लेक्सिबल। इसी सिलसिले में उस मेढक वाली कहानी का भी जिक्र है
जो बहुत डरावनी लेकिन सच्ची लगती है। हाँ, वो एक बहुत पावरफुल मेटाफोर है। अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो वो फौरन बाहर कूद जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी में रखकर पानी को धीरे धीरे गर्म करें तो उसे तापमान में हो रहे धीमे बदलाव का एहसास ही नहीं होगा और वो उसी में उबलकर मर जाएगा। ये उन कंपनियों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो अपने आसपास हो रहे छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज करती रहती हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है अरे सब ठीक है, और फिर एक दिन अचानक वो मार्केट से बाहर हो जाती हैं। तो एक कंपनी को कैसे पता चलेगा कि वो उस धीरे धीरे गर्म होते पानी में बैठी मेढक तो नहीं है? इसका जवाब 7वीं आदत में छुपा है। जो सब देखते हैं उसे देखो, पर वो सोचो जो कोई नहीं सोचता। मतलब क्रिएटिविटी। हाँ, इसका मतलब है अपनी टीम में क्रिएटिविटी और नए विचारों को बढ़ावा देना। कहानी कहती है कि हम सब पैदाइशी रचनात्मक होते हैं। सोचिए, एक बच्चा मिट्टी और डंडियों से पूरा किला बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट कल्चर हमारी उस रचनात्मकता को दबा देता है। सही बात है। लीडर का काम उस दबी हुई चिंगारी को फिर से हवा देना है। इसके लिए तो एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां लोग फेल होने से न डरें। बिल्कुल, जहां स्टूपिड आइडिया जैसी कोई चीज ना हो, जहां असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाए। यहाँ जीन डोमिनिक की प्रेरणा देने वाली कहानी का जिक्र है। हाँ, बताइए। एक इंसान जिसे पूरी तरह लकवा मार गया था, वो हिल भी नहीं सकता था, सिर्फ अपनी बाईं पलक झपका सकता था। और उसने सिर्फ पलक झपकाकर? हाँ, सिर्फ अपनी पलक झपकाकर एक एक अक्षर चुनकर एक पूरी किताब लिख दी। ये दिखाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। अगर उसका मकसद बड़ा हो। ये दिखाता है कि सीमाएं शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने बात की खुद को संभालने की, टीम को जोड़ने की और बदलाव को अपनाने की। इन सब आदतों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ कंपनी को सफल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए है? नहीं, और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है। 8वां और अंतिम सिद्धांत है योगदान और अहमियत का। विरासत छोड़ना। हाँ, एक विरासत छोड़ना, कुछ ऐसा बनाना जो आपके जाने के बाद भी लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाता रहे। यहाँ इवान इलिच की एक बहुत मार्मिक कहानी है। कौन था वो? वो एक बहुत सफल और सम्मानित जज था, लेकिन जब वो अपनी मृत्यु शैया पर था तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावे में बर्बाद कर दी। वो कुछ सार्थक कर सकता था, पर उसने कभी उस रास्ते को चुना ही नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब नेतृत्व का असली मतलब सिर्फ तिमाही नतीजे देना नहीं है, बल्कि एक ध्रुव तारा बनना है, एक कर दूसरे लोग भी अपना रास्ता खोज सकें। पर ये सब बातें बहुत बड़ी और आदर्शवादी लगती हैं। एक बिजी एग्जीक्यूटिव जिसके पास 100 काम है, वो रोजमर्रा की आग बुझाने के साथ साथ इन बड़ी चीजों के लिए समय कैसे निकालेगा? और यहीं पर 5वीं आदत एक प्रैक्टिकल टूल की तरह काम आती है, जो इन सबको एक साथ पिरोती है। वो कौन सी है? वो आदत है महत्वपूर्ण पर गौर करो। ये मशहूर 80-20 का नियम है। अच्छा, ये 80-20। हाँ, यानी आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। एक महान लीडर की पहचान यही है कि वो उन 20% सबसे जरूरी कामों को पहचानता है और अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा उन्हीं पर लगाता है। और बाकी 80% काम? बाकी 80% काम जो कम महत्वपूर्ण है, वो या तो अपनी टीम को सौंप देता है या उन्हें करने का कोई और कारगर तरीका ढूंढता है। ये आदत सुनिश्चित करती है कि आप रोजमर्रा के कामों में इतना ना उलझ जाएं कि अपने बड़े विजन से ही भटक जाएं। तो साधु के ज्ञान का ये सफर खुद की खोज से शुरू होता है, टीम बनाने तक पहुंचता है, बदलाव को गले लगाता है और आखिर में एक ऐसी विरासत बनाने पर खत्म होता है जो आपसे भी बड़ी हो। ये सिर्फ मैनेजमेंट की तकनीकें नहीं हैं, ये तो जीने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है। कोई भी कर सकता है। कोई भी, आप मैनेजर हो या ना हो, आप अपनी जिंदगी के लीडर बन सकते हैं। ये छोटी छोटी लगातार अपनाई गई आदतों का नतीजा है जो वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। कहानी के अंत में दार्शनिक पतंजलि का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार साझा किया गया है। हाँ। वो कहते हैं, जब आप एक महान उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, एक असाधारण प्रोजेक्ट से प्रेरित होते हैं, तो आपके सारे विचार अपने बंधन तोड़ देते हैं। आपका मन सीमाओं के पार चला जाता है, आपकी चेतना हर दिशा में फैलती है और आप खुद को एक नए महान और अद्भुत संसार में पाते हैं। तो आज सोचने वाली बात शायद यही है, वो महान उद्देश्य क्या हो सकता है
जो किसी भी इंसान की सोच की सीमाओं को तोड़कर उसे कुछ असाधारण करने के लिए प्रेरित कर दे। तो दोस्तों, ये थी रॉबिन शर्मा की वो लीडरशिप विजडम जो हमें सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब उपाधि नहीं बल्कि प्रभाव है। एक असली लीडर वो है जो और लीडर्स पैदा करता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि लोगों को जोड़ेंगे। अगर आज आपको एक विजनरी लीडर बनने का रास्ता मिल गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी लीडरशिप जर्नी शुरू करें। इस वीडियो को अपने बॉस, अपनी टीम और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लीडरशिप पोजीशन में हैं या अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। ये वीडियो उनकी टीम का माहौल बदल सकता है। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप भविष्य में क्या चुनेंगे। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब है दूसरों की सेवा करना। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत सोच समझकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके पास 2 ऑफर हों, ए, एक ऐसी कंपनी जहां सैलरी बहुत ज्यादा है लेकिन बॉस बहुत खराब है, या बी, एक ऐसी जगह जहां सैलरी थोड़ी कम है लेकिन बॉस एक महान मेंटर है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप किसे चुनेंगे, ए या बी? पैसा या लर्निंग, आपका वोट किसे जाएगा? कमेंट में बताइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे सफलता के एक नए पाठ और नई किताब के साथ। तब तक के लिए लीड कीजिए, हुक्म मत चलाइए। धन्यवाद।